कहानी शुरू होती है स्टीफन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो पहले एक डॉक्टर था और बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अब वो एक कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है। स्टीफन अपनी बीवी इंग्रिड, छोटी बेटी सैली और बड़ा बेटा मार्टिन के साथ लंदन में रहता है। मार्टिन एक यंग जर्नलिस्ट है जो लंदन में कहीं और रहता है। एक दिन हम स्टीफन को अपने ऑफिस में हो रही पार्टी में देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक एना नाम की लड़की से होती है। दोस्तों, एना स्टीफन के बेटे मार्टिन की गर्लफ्रेंड होती है। एना खुद को इंट्रोड्यूस करती है और दोनों के बीच नॉर्मल बातें होती है। यहाँ हम लोग नोटिस करते हैं कि दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एना से बात करने के बाद स्टीफन का सारा फोकस एना पे ही होता है और एना का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मार्टिन अपने गर्लफ्रेंड एना को लेकर अपने घर पे लंच के लिए आता है और उसे अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ स्टीफन और एना ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो लोग पहली बार मिल रहे हो। पूरे लंच के दौरान स्टीफन और एना एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन साफ नजर आ रही थी। स्टीफन की बीवी इंग्रिड को एना कुछ खास पसंद नहीं आती है और वो उसे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एना लंच के दौरान किसी से भी खुल के बातें नहीं कर रही थी। कुछ दिन बाद एना स्टीफन को कॉल करती है और उसे एक एड्रेस देती है, जहां स्टीफन बिना देरी किए पहुंच जाता है। वहां दोनों एक दूसरे को सेक्सुअल टेंशन से देखते हैं और इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन डेवलप हो जाता है। भले एना स्टीफन के बेटे की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो खुद को एना के साथ इंटीमेट होने से नहीं रोक पाता। एक दिन स्टीफन से मिलने मार्टिन उसके ऑफिस में आता है और वो बहुत खुश था। मार्टिन कहता है कि मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है, जिसे सुनकर स्टीफन सरप्राइज हो जाता है और वो इस न्यूज से काफी खुश होता है। और इसी खुशी में पूरी फैमिली बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां मार्टिन एना को भी इनवाइट करता है। यहाँ मार्टिन के ग्रैंडपा भी मौजूद थे, जिनको एना काफी पसंद आती है। डिनर के दौरान इंग्रिड एना से उनके फैमिली के बारे में पूछती है, तो एना बताती है कि उसके पिता भी एक डिप्लोमेट थे, जिनकी वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। यहाँ इंग्रिड उससे काफी सवाल पूछती है। तब एना कहती है कि मेरा एक भाई था, लेकिन जब वो 16 साल का था तब उसने सुसाइड कर लिया था। फिर इंग्रिड पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब एना कहती है प्यार की वजह से। यहाँ मार्टिन देखता है कि एना और उसकी माँ के बीच बातें बिगड़ती जा रही है, इसलिए वह कहता है कि उसका कुछ काम बाकी है और उसे निकलना होगा, और वो एना को उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है। यहाँ स्टीफन भी कुछ काम का बहाना बना के उनके पीछे पीछे एना के घर तक जाता है और मार्टिन के जाने के बाद वो एना के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनर करते वक्त मैं पूरा टाइम तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें छूना चाहता था। इस पर एना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना अपने भाई के बारे में बताती है कि हमारे पेरेंट्स कई जगह मूव होते रहते थे, इसलिए मैं और मेरा भाई ही एक दूसरे की दुनिया थे। लेकिन समय के साथ साथ मेरा भाई मेरे लिए काफी पोसेसिव हो गया था और वो मुझे ही पाना चाहता था, और उसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी और वो प्यार मुझसे ही करता था। उसके मौत के बाद एना पूरी तरह से टूट गई थी और उसे काफी टाइम लग गया फिर से एक बार खुद को खड़ा करने में। वो कहती है कि डैमेज लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से खड़ा होना आता है। फिर स्टीफन उसे अपने साथ कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए कहता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है, क्योंकि वो मार्टिन को प्रॉमिस की है कि वो वीकेंड उसके साथ ही बिताएगी। एना स्टीफन से ये भी कहती है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो और कभी किसी चीज को बदलने की कोशिश ना करे। आगे स्टीफन को अपनी बीवी से पता चलता है कि मार्टिन और एना दोनों पेरिस गए हुए हैं। स्टीफन अपनी कॉन्फ्रेंस पे तो जाता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एना का ख्याल चल रहा होता है। वो कॉन्फ्रेंस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता और वो कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा एना से मिलने के लिए पेरिस चला जाता है। वहां पहुंचने पर वो एना को कॉल करता है और उसे चर्च के पास मिलने के लिए बुलाता है, और एना मार्टिन को सोता छोड़कर स्टीफन से मिलने के लिए जाती है। वहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और स्टीफन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इस पर एना कहती है कि मार्टिन अभी सो रहा है और मुझे वापस जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद एना और मार्टिन जिस होटल में रुके थे, स्टीफन भी उसी में कमरा लेता है ताकि वो उन पर नजर रख सके, मगर खिड़की से उन दोनों को इंटीमेट होता देखकर स्टीफन को काफी बुरा लगता है और वो बेड के ऊपर जोर जोर से रोने लगता है। आगे स्टीफन ऑफिस से एना को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाता है, जहां वो उससे कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन एना को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो स्टीफन के साथ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन को छोड़कर कोई और रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। लेकिन एना के प्रति स्टीफन का जुनून इस कदर बढ़ गया था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। स्टीफन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर एना कहती है तुम्हारे बेटे का क्या, वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा और तुम अपने परिवार को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको। ये सब तुम्हें तुम्हारी बीवी से भी मिल रहा है।
और तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तुम्हारे बेटे से शादी करके मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। एक दिन स्टीफन एना से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो एना के घर पे पीटर नाम के एक आदमी को देखता है जो एना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और ये दोनों बचपन के दोस्त भी होते हैं। और पीटर को एना के घर पे देख के स्टीफन काफी जेलस फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब पीटर वहाँ से चला जाता है उसके बाद स्टीफन फिर से वापस आता है और एना से उसके बारे में पूछता है। तब एना बताती है कि वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैं उसके साथ डेट पे गई थी और जब वो मुझे घर छोड़ने आया तो वो मुझे कार में ही किस करने लगा और ये सब मेरा भाई ऊपर के कमरे से देख रहा था और उसे पीटर के ऊपर काफी गुस्सा आता है। घर में घुसने के बाद वो एना से पूछता है, क्या तुम अब सबके साथ डेट पर जाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? जिस पर एना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो कमरे में चली जाती है और वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसका भाई 2-3 घंटे तक दरवाजे के बाहर से उससे माफी मांगता है और दरवाजा खोलने को बोलता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ समय बाद दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाता है और सुबह उठ के वो देखती है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है, जिससे एना को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और दुख के इस घड़ी में पीटर ने ही उसका साथ दिया था और वो पहली बार उसके साथ ही इंटीमेट हुई थी। ये सब सुन के स्टीफन को एना के लिए हमदर्दी होती है और उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन इंग्रिड का जन्मदिन होता है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता के घर जाती है, जहाँ पे मार्टिन एना को भी इनवाइट करता है जो कि इंग्रिड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहाँ ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि कैसे ये लोग बचपन में यहाँ आया करते थे, जिस पर मार्टिन कहता है कि हालांकि बचपन में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसे अपने परिवार में एक खालीपन सा लगता था, जिसका जिम्मेदार वो अपने पिता स्टीफन को बताता है और कहता है कि उसके पिता ने कभी भी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मार्टिन अनाउंस करता है कि एना ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं लेकिन इंग्रिड और स्टीफन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, खासकर स्टीफन जो एना को किसी और के साथ होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम मार्टिन और स्टीफन को एक साथ देखते हैं जहां मार्टिन स्टीफन से अपनी पिछली रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिस पर स्टीफन कहता है कोई बात नहीं। वो मार्टिन से पूछता है कि वो कब एना को शादी के लिए प्रपोज किया था और क्या एना ने एकदम से हाँ कर दी। मार्टिन कहता है वो एना को कुछ दिन पहले ही प्रपोज किया था। उसे एना में एक अजीब सा सैडनेस दिखाई देता है जो उसे एना के प्रति और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वो एना से शादी करके उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। मार्टिन की कही एक एक बात स्टीफन को कांटे की तरह चुभ रही थी लेकिन वो उसके सामने खुश होने का नाटक करता है। रात में सभी के सो जाने के बाद स्टीफन चुपके से एना के कमरे में जाता है जहां दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जब स्टीफन एना के कमरे से बाहर निकल रहा होता है तब उसकी बेटी सैली उसे देख लेती है। अगले दिन स्टीफन सैली के पास आकर उसे समझाता है कि मार्टिन और एना अब शादी करने वाले हैं और एना ना तो तुम्हारी माँ को और ना ही मुझे पसंद है, इसलिए वो एना से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे में गया था। लेकिन सैली इस बात पे रिएक्ट नहीं करती और गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एना की माँ को देखते हैं जो मार्टिन और उसके फैमिली से मिलने आई थी और उनको मार्टिन काफी पसंद आता है। वो कहती है कि वो एना और मार्टिन की शादी के लिए काफी एक्साइटेड है। बातों ही बातों में वो एना के भाई को मार्टिन से कंपेयर करते हुए कहती है मार्टिन और एना के भाई लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और ये बात सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। इन बातों से एना अपनी माँ से चिढ़ जाती है और उन्हें बुरा भला कहती है। एना की माँ को बुरा लगता है कि उन्होंने अनजाने में घर का माहौल खराब कर दिया है। उसके बाद स्टीफन एना की माँ को उनके होटल छोड़ने के लिए जाता है। तभी एना की माँ कहती है आजकल एना बहुत खुश है और वो नहीं चाहती है कि किसी तीसरे आदमी के आने से ये सब बर्बाद हो जाए। स्टीफन पूछता है कि वो कहना क्या चाहती है। वो कहती है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कहना चाहती है क्योंकि लंच पे उसने नोटिस किया था कि स्टीफन और एना के बीच कुछ चल रहा है, जिसपे वो स्टीफन को कहती है तुम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे यही रोक दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। उनके जाने के बाद स्टीफन एना को कॉल करता है और कहता है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे हमें रोकना होगा और ये उसके और मार्टिन के फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ से स्टीफन सीधे मार्टिन के ऑफिस जाता है और वो उसके डेस्क पर अपनी मार्टिन और एना की फोटो देख रहा होता है। तभी मार्टिन वहाँ आकर उसे कहता है कि अगर आप चाहो तो इस फोटो को अपने पास रख सकते हो। स्टीफन उससे माफी मांगता है और कहता है तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचते हो। मैं कभी भी तुम पर और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा सोचता रहा कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हो और इसलिए मुझे तुम पे काफी गर्व है। इसके बाद हम स्टीफन को डिप्रेस्ड देखते हैं और उस रात वो अपने ऑफिस में ही रुकता है। इधर घर में एक पार्टी थी जहाँ से उसकी बीवी उसे कॉल करती है। वो उसे कहता है कि वो अपने कलीग के साथ कुछ जरूरी काम कर रहा है, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आ सकता। इंग्रिड समझ जाती है कि स्टीफन उससे झूठ बोल रहा है
क्योंकि उसके सारे कलीग यहाँ पार्टी में मौजूद थे। आगे हमें पता चलता है कि स्टीफन का प्रमोशन हो गया है, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश नहीं था। उसे इस हालत में देखकर इंग्रिड उससे इस दुख का कारण पूछती है, जिस पर स्टीफन कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्टीफन से ऐसी बातें सुनकर इंग्रिड उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। स्टीफन एना के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद जब एक दिन स्टीफन अपने ऑफिस में होता है तब तो उसके पास एक पार्सल आता है, जिसे ओपन करने पे उसे उसके अंदर एक एड्रेस और एक चाबी मिलती है जो कि एना ने उसके लिए भेजा था। दरअसल एना स्टीफन के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशन को जारी रखना चाहती थी, इसीलिए उसने एक नया अपार्टमेंट लिया था जहां वो दोनों बिना किसी परेशानी के अपनी हवस मिटा सके। उसके बाद एक दिन मार्टिन एना को अपने घर लेकर आता है, जहां एना स्टीफन को अकेला पाकर उसे कहती है कि अगर वो उसके बीच सब कुछ खत्म करना चाहती तो वो कभी भी मार्टिन से शादी नहीं करती, लेकिन वो स्टीफन के साथ ऐसे ही सब कुछ चलने देना चाहती है। उसके बाद स्टीफन सीधे उसके नए अपार्टमेंट में जाता है जहां एना उसका इंतजार कर रही होती है और वो दोनों अपनी हवस मिटाने के लिए इस कदर पागल थे कि वो लोग नोटिस ही नहीं करते कि चाबी अभी भी डोर में ही लगी हुई है। दोनों रूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। तभी हम अचानक मार्टिन को उस बिल्डिंग के नीचे देखते हैं जो एना को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। वो एना के रूम तक जाता है और देखता है कि दरवाजे पे चाबी लगा हुआ है। उसे अंदर से कुछ आवाजें आती है और वो झिझकते हुए अंदर जाता है और जो देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अपने पिता को अपने फियांसे के साथ इस हालत में देखकर उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता। स्टीफन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन गुस्से से वहाँ से निकलने लगता है। इतने बड़े शौक के कारण मार्टिन का ध्यान नहीं रहता और वो अचानक से फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन उसी हालत में बिना कपड़ों के मार्टिन के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और बहुत रोता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पर आती है और क्योंकि स्टीफन एक मिनिस्टर था इसीलिए यह बात बहुत तेजी से सभी जगह फैल जाती है और मीडिया में इसकी काफी बदनामी होती है। एना को भी मार्टिन के मरने का काफी दुख होता है और वो चुपचाप रूम से निकलकर कहीं चली जाती है। उसी रात जब स्टीफन घर आता है तो वो इंग्रिड को काफी बुरी हालत में देखता है। वो कहती है कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचा लिया। वो ये भी बताती है कि मार्टिन को एना के नए अपार्टमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस घर के मालिक ने घर पे कॉल किया था और तब जाके मार्टिन वहां गया था। अगर मार्टिन को यह सब बात नहीं पता चलता तो तुम हम दोनों को धोखा देते रहते। वो स्टीफन को काफी बुरा भला सुनाती है और कहती है कि मेरे बेटे के बदले तुम्हें मर जाना चाहिए था, और वो मार्टिन का नाम लेकर काफी रोने लगती है, जिसे स्टीफन उसे नींद की गोलियां देकर उसे सुला देता है। अगली सुबह जब वो नींद से उठती है तब स्टीफन उसके सामने बैठा था। वो पूछती है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे सच में प्यार किया है? इस सवाल का स्टीफन के पास कोई जवाब नहीं था। इंग्रिड कहती है काश हम दोनों कभी मिले ही नहीं होते। इसके बाद स्टीफन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है और आखिरी बार एना से मिलने जाता है, जहाँ पे एना की माँ उससे झूठ बोलती है कि एना घर पे नहीं है, वो पीटर के पास चली गई है। स्टीफन वहाँ से निकल रहा होता है पर वो समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रही है, बल्कि एना घर पे ही मौजूद है। वो एना से मिलने उसके कमरे में जाता है पर वो उससे बात करना नहीं चाहती थी, जिससे उदास होकर स्टीफन वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम स्टीफन को देखते हैं जो कि सब कुछ छोड़ के एक छोटे से शहर में रहता है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो हमें बताता है कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और अपने बेटे और एना को अक्सर याद करता है। हम देखते हैं कि मार्टिन के दिए हुए तस्वीर को उसने बड़ा करके दीवार पे लगाए हुए है और अपना ज्यादातर समय उस पिक्चर को देखते हुए बिताता है। वो कहता है आखिरी बार वो एना को पीटर के साथ एयरपोर्ट पे देखा था और उसके हाथ में एक बेबी भी थी। वो सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। उसे लगता था कि एना बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, पर वो गलत था क्योंकि एना भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 1992 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।